A very good afternoon to everyone. 4 o'clock it is, and I hope I'm audible and visible to all. Thank you for the confirmation. Wishing all of you a warm welcome after a very happy Diwali, a prosperous New Year, and a great Chhat Puja. Happy Guru Parab as well to all of you. Thank you. Thank you for the reciprocal wishes. So, before we begin, let me express my gratitude to Patliputra Sahodaya School Complex for inviting me to take on this topic of the National Education Policy 2020 for all of you wonderful educators. And it goes without saying that I express my warm gratitude to Dr. Rajiv Ranjan Sinha and Insha Rahman ma'am, who've been coordinating with me for this session. Somebody behind the scenes who's manning this session today at the technical end. Thank you very much, sir. आप जो हमारी मदद बिना दिखे कर रहे हैं उसके लिए. And of course, we need to thank Shri Tarun Kumar sir, Joint Secretary, CBSE, for connecting us together from and showing it to us that we have miles to go before we sleep. Miles to go before we sleep. Wasting no time, recognizing the participation at 1856 and still joining. So I think we've crossed 1860 and still joining. We shall continue with the session. We shall begin. And I think the presentation is now visible to all. Just that I'm making it full screen for better clarity purposes. Great. So this is basically a discussion on the National Education Policy 2020. And we all know that Dr. K. Kasturi Rangan was very much instrumental in the framing of the National Education Policy. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के फ्रेमिंग में या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाने में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का एक महत्वपूर्ण हाथ रहा है. Now, before the NEP 2020, we've had multiple commissions, जैसे कि राधाकृष्णन कमीशन, जिसे हम famously यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो 1948 में आई थी. 1952 में जो कमीशन आई थी, जो मुडालियर कमीशन थी, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जानते हैं. सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जो कमीशन आई है वो है कोठारी कमीशन, जो 1964 से लेके 1966 तक आई थी. और यही तो हमारी इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जानी गई है. इनके रिकमेंडेशंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी लिए गए हैं. तो कोठारी कमीशन के बलबूते पर हम देखें तो हमने बहुत प्रोग्रेस किया हुआ है. हमारा विकास भी इसी कमीशन के निर्माण से हुआ है. कोठारी कमीशन के तुरंत बाद हमारे पास हमारी राष्ट्र की सबसे पहली शिक्षा नीति आती है 1968 में. तब हम उसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन कहते थे, NPE. आजकल उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, NEP. तो पहली शिक्षा नीति आई 1968 में. दूसरी आई है, आप देखिए कितने वर्षों का अंतराल है, 1986 में. बीच में
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आते गए। तो 1975, 1988, 2000, 2005 ये सारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आते गए। इनमें फर्दर रिसर्च और डेवलपमेंट होकर इन पर पोजीशन पेपर्स, रिसर्च पेपर्स भी बनते गए। तो जब हम देखते हैं कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में क्या अंतर है, 1968 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो इंदिरा गांधी के टाइम पर आई थी। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी तब। और जो रिकमेंडेशंस थे एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन के, उसके बलबूते पर ये पहली शिक्षा नीति बनी थी। दूसरी शिक्षा नीति बनी है 1986 में, और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। वैसे तो वो इंदिरा गांधी जी के बेटे ही थे, पर हालांकि उन्होंने एक छोटे कार्यकाल में अपना बड़ा नाम बनवाया है। और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वहां फोकस रहा है अडल्ट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तीसरी शिक्षा नीति भी कांग्रेस के ही कार्यकाल में आई है 1992 में। अब इस शिक्षा नीति में कोई ज्यादा अंतराल नहीं था। 1986 की ही पॉलिसी को थोड़ा फेरबदल करके, मॉडिफाई करके 1992 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने लागू की है। अब इसमें एक नई बात आती है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स को लिया जाए। यानी जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप सब सीटेट देते हैं, फिर केवी की परीक्षा देते हैं, रीट देते हैं, बीपीएससी टीआरई देते हैं जिसके परिणाम भी कल आए हैं, फिर और कौन सी देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, राइट। तो ऐसे ही नेट, सेट, हम बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, और इन्हीं सारी परीक्षाओं देते हैं बच्चे, नीट देते हैं, जेई देते हैं, राइट। तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स का पूरा आइडिया 1992 की शिक्षा नीति से आता है। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन की जर्नी इतने वर्षों से कहां से निकली, कहां गई, क्या हुआ परिणाम स्वरूप। तो थोड़ा इतिहास देख लेते हैं एजुकेशन की शिक्षा नीतियों का, और एजुकेशन भी कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। तो जो अर्ली वैदिक एज है, जिस काल में ऋग्वेद बना था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस समय गुरुकुल परंपरा होती थी। बच्चे गुरुकुल जाते थे, गुरु के समक्ष बैठते थे, गुरु ओरली उनको सिखाते थे, और तब के विद्यार्थियों की स्मृति इतनी अच्छी थी कि वे जो सीखते थे उनको मेमोरी में हमेशा याद रह जाता था। उनको रटने की भी जरूरत नहीं थी, उनकी कॉम्पिटेंसीज को भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। पर तब शिक्षा किस बात की थी? अपने आप को जानने की, सैल्वेशन की। इसलिए ना तो कभी रट्टा मारना पड़ा, ना तो कभी लंबे लंबे नोट्स बनाने पड़े, ना कोई किसी शिक्षक ने डिक्टेशन दिया, ना किसी स्टूडेंट ने नोट्स बनाई। अब आता है लेटर वैदिक एज। तब तक हम देख चुके थे कि ये वर्णाश्रम सिस्टम बैठ गई थी, जहां सोसाइटी में चार भाग बन चुके थे, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस और शूद्रस। अब ये जो ब्राह्मण्स थे वो तो अच्छे से पढ़ लेते थे, क्षत्रिय भी जो बेसिकली रूलिंग क्लास थी, उनको भी कोई ना कोई गुरु अपने आश्रम में रूलिंग क्लास को तो एडमिशन दे ही देता था। वैश्य जो थे वो बेसिकली ट्रेडर्स थे,
तो उनको भी एडमिशन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता था। बच गए शूद्र और लोअर क्लास, जिनके पास ना कोई एजुकेशन, ना कोई सामाजिक रिकॉग्निशन। तो ऐसी ही एक कहानी हमने छांदोग्य उपनिषद से सीखी है, सत्यकाम जाबाली की। अब छांदोग्य उपनिषद में ये कहानी आती है और मैं तो आपको ब्रीफ में ही सुना दूंगी ये कहानी, आप आगे चलकर पढ़ सकते हैं छांदोग्य उपनिषद से। तो ये जो सत्यकाम जाबाली होता है, उसे स्कूल जाना होता है, और तब की स्कूल्स कैसी थी, गुरुकुल सिस्टम की। तो गुरु आपको अपने आश्रम में यदि एडमिशन देता है तो आपको एडमिशन मिलता है। और ये गुरुज ऐसे थे कि इनको मेरी साउंड क्लियर है, मुझे अफर्मेशन मिला तभी मैंने सेशन स्टार्ट किया। तो गुरुज ऐसे थे कि इन्होंने जब ब्राह्मण्स क्षत्रियस इनको जब लेना था, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या अब तक? प्लीज राइट इन द चैट। Oh, thank you for telling me that there is no issue with the sound. Thank you. तो गुरु ऐसे थे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रियस मैंने आपको पहले भी कह दिया कि क्षत्रिय जो थे वो रूलिंग क्लास थे, तो उनको और ब्राह्मण्स को तुरंत ही कोई भी स्कूल में गुरुकुल में एडमिशन मिल जा रहा था। पर ये एक लड़का था जिसका नाम था सत्यकाम, और सत्यकाम अपने गुरु के पास जाता है, जिसके पास उसे एडमिशन चाहिए था, उस स्कूल में ये जाता है। अब गुरु उसे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो बच्चा बोलता है मुझे पता नहीं, और गुरु उसे कहते हैं जाओ अपने घर जाओ, माता पिता से बात करो और बताओ। और ये सत्यकाम जाता है घर, अपनी मम्मी से पूछता है कि भैया हम कौन है, हमारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। और मम्मी उसे बताती भी है कि तुम सत्यकाम हो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं अलग अलग घर में काम करती हूँ और मुझे तुम मिल गए। तो तुम्हारी पहचान इतनी ही है कि तुम सत्यकाम हो, मेरे पुत्र हो जाबाली के, तो आपका नाम है सत्यकाम जाबाली। सत्यकाम जाते हैं गुरु के पास दोबारा से, और गुरु ने जब वही प्रश्न किया कि आपकी फैमिली हिस्ट्री बताओ, सोशल बैकग्राउंड बताओ, तो सत्यकाम ने उन्हें सत्य रीत से सच्ची बात बता ही दी कि कैसे आए, क्या है, उनका नाम सत्यकाम जाबाली कैसे पड़ा। सरप्राइजिंगली अगर आज हम ये स्कूल में होते तो हम शायद उन्हें एडमिशन ना देते कि भैया आप तो किसी और टाइप के बच्चे हो। पर उस वक्त भी इंक्लूसिव एजुकेशन चल रहा था, तो गुरु ने उन्हें मना नहीं करके सत्यकाम को एडमिशन दिया। पर गुरु ने भी सोशल कंस्ट्रक्ट को ध्यान में रखा, और गुरु ने सत्यकाम को 100 कैटल दिए और बोला भाई आप चले जाओ फॉरेस्ट में, जब ये कैटल 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगी तब आप लौट के चले आना और मेरे पास रहना। अब 100 कैटल लेकर ये छोटा सा बच्चा सत्यकाम फॉरेस्ट में चला जाता है, आज्ञाकारी शिष्य जो गुरु का ये था, ये चला गया फॉरेस्ट में। अब जंगल में आप तो जानते हैं मोगली की कहानी, जंगल बुक तो आपने देखी ही होगी या पढ़ी भी हो सकती है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, सबने सुनी है ये कहानी? यस, सबने सुनी है, सब लोग चैट में अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं। तो ये जो कहानी है इसके हिसाब से सत्यकाम जाता है फॉरेस्ट में। अब छोटा सा बच्चा है, 100 कैटल है,
उसे कितनी सारी स्किल्स सीखनी पड़ी, लाइफ स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, सर्वाइवल स्किल्स। तो ये सारी चीजें उसने एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखी है। आजकल हम एक एक चीज, लाइफ स्किल की एक किताब लगा देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की दूसरी किताब लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तीसरी लगाते हैं, सर्वाइवल स्किल की चौथी लगा देते हैं। पर ये देखिए गुरु ने कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा दिया, एक ही झटके में बच्चा सब कुछ सीख गया। नॉट ओनली दैट, बच्चा पूरा मल्टीलिंगुअलिज्म में भी तैयार हो गया। कैसे? उसे अपनी भाषा तो सीखनी ही सीखनी थी, उसे तो केवल अपनी मातृभाषा आती थी। तो मातृभाषा अकेले से तो बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा था, उसे तो प्राणियों की भाषा भी सीखनी थी। तो 100 कैटल जो उसके साथ थे, उनकी भाषा भी उसने सीख ली। जंगल के जंगली जानवरों की भाषा भी इसने सीख ली। क्यों? क्योंकि उसे अपने 100 कैटल को प्रोटेक्ट करना था। उसने वेदर फोरकास्टिंग, ज्योग्राफी सीख लिया, मैथ डिपार्टमेंट की आज की सारी काम ये खुद करता था। क्योंकि कैटल को प्रोटेक्ट करने में उसे ये तो पता चलना चाहिए कि बारिश कब होगी, सूर्य कब निकलेगा, सूर्यास्त कब होगा, कौन सी डायरेक्शन में कैटल को कब जाना है, गर्मी का मौसम कब है, ठंडी का मौसम कब है, सर्दियां कब शुरू होगी, क्या करना होगा, घास चारा कहाँ से लाना होगा, इनको फीड कैसे करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कैटल रेयरिंग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री भी सीख ली। तो ये करते करते बहुत वर्ष बीत गए, सत्यकाम बड़ा हो गया, कैटल मल्टीप्लाई हो गए, 1000 बन गए। कहने का मतलब है कि लेटर वैदिक एज में जहां वर्ण स्पेसिफिक एजुकेशन की बात चलती है, सत्यकाम जाबाली जैसे महान विद्यार्थी ऋषि बने हैं। इनके नाम पर एक उपनिषद भी है, जाबाल उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी भी है। मैंने बीच से बहुत लंबा हिस्सा कहानी का काट दिया है क्योंकि ये कहानी सुनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन आप घर जाकर इस सेशन के बाद तुरंत ही गूगल करके ये कहानी पढ़ सकते हैं। सत्यकाम जाबाली की कहानी है। फिर हम ये भी जानते हैं कि मौर्य शासक आए, और मौर्य शासक में चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कलिंग की लड़ाई के साथ बुद्धिज्म को अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो जब बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने चैत्य विहार सब बनवाए, स्तूप। साथ ही साथ हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज बनी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, और हमारे देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का बड़ा नाम विश्व भर में है। तो एक तो आपकी पाटलिपुत्र में ही है। बताइए मुझे सारी यूनिवर्सिटीज जो उस जमाने में बनी थी, मौर्य वंश और उसके बाद। यूनिवर्सिटीज के नाम दीजिए। यस, नालंदा आपके यहाँ पर बिहार में ही है। फिर है तक्षशिला। तक्षशिला थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में हो जाता है। नालंदा, तक्षशिला, वैशाली यूनिवर्सिटी नहीं है पर बीएचयू है, और विश्व शांति भी है, गुरुकुल है, वल्लभी है, उस्मानिया है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा का हम आज के इस सेशन में वर्चुअली स्वागत करते हैं। वेलकम सर। Yeah, thank you, ma'am. Pleasure having you on session, sir.
Yeah, okay, thank you. So nice of you, ma'am. तो इन ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, इनका हम देख रहे हैं कि मौर्य शासन के समय से ये यूनिवर्सिटी सेटअप हो गई। गुप्ता काल में भी ये यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा मिला। अब आप मुझे बताने वाले हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी का नामांकन नहीं है? Which of the following universities is not named in the National Education Policy 2020? Nalanda, Takshashila, Vallabhi, उस्मानिया। जल्दी, चैट ऑन ही है, जल्दी लिखिए आप लोग। तो मैं देख रही हूँ कि अब कुछ कुछ लोग सही उत्तर पर आ रहे हैं। उस्मानिया इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को बधाइयाँ, आप लोगों ने खूब सुंदरतया करेक्ट आंसर दिया है। जिन्होंने भी राइट आंसर दिया है, आपको बधाइयाँ। फिर हम आते हैं लेट मिडिवल पीरियड, या जिसे हम इस्लामिक पीरियड के रूप में भी देख रहे हैं, जहां इस्लामिक फिलॉसफी को बढ़ावा मिला है। हमने देखा हुआ है कि आर्ट एंड साइंस में बहुत बड़ा विकास हुआ था इस पीरियड। एंड फाइनली हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश पीरियड में एक बड़ा सा एक इंग्लिश बोलने का महत्व बन जाता है, जहां पर इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हर कोई इंग्लिश सीखने के पीछे पागल हो जाता है। और ब्रिटिश को भी यही इच्छा थी कि सब कोई अंग्रेजी ही सीखे, ताकि उनको कोई बाबू या क्लर्क बना दे और अपना काम अच्छे से निकलवा ले। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। It envisions the new education system of the country. It replaces the 1986 National Education Policy, and it aims to transform the Indian education system by 2040. तो अब हमने 2040 का एम क्यों रख रहे हैं? ताकि जो बच्चे, जैसे हम मान लेते हैं कि 15 साल एक बच्चा क्लास 1 से क्लास 10 तक हमारे पास रहा और 2 वर्ष क्लास 12 के, तो 17 साल रहा। तो यदि हम इस पॉलिसी को आज लागू करते हैं 2020 में, तो 17 साल बाद 30, 35, 37, 2037 से 40 के बीच हम इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे। जिस चीज को हम आज लागू कर रहे हैं, जो सीड हम आज प्लांट कर रहे हैं, उसका फल हमें तब दिखेगा। तो ये आम के पेड़ की तरह है, आज सीड डालो, आज पेड़ उगाओ, बहुत वर्षों बाद अंदर आम मिलेंगे। तो यही है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की खासियत। आज हम देखेंगे पॉलिसी चलती कैसे है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 इंपॉर्टेंट स्तंभ है, जिसे हम 5 पिलर कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। एक है एक्सेस, इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी। इन 5 स्तंभों से हम देखते हैं कि हर इंसान को, हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो। नेट अटेंडेंस रेशियो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है।
स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे ना हो, स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ पाए, इसीलिए इस पॉलिसी को लागू किया गया है। तो एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी मतलब समान रूप से सबको एजुकेशन मिले, अफोर्डेबिलिटी इतना महंगा ना हो शिक्षण कि बच्चा स्कूल ना जा पाए, स्कूल की एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि आप बच्चे को ले रहे हो तो बच्चा एक अच्छा नागरिक बनकर बाहर निकले, और जो एजुकेशन होगा वो क्वालिटी एजुकेशन होगा, ऐसे ही नहीं कि हम किसी को भी पास कर दें। शिक्षक अच्छे रहेंगे, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन रहेगा। तो बहुत सारे वॉलंटियर्स को भी लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। आप देखिए इस वाली स्लाइड में हमने लगाया है, efforts will be made to involve community and alumni in volunteer efforts for enhancing learning. How? By providing one-on-one tutoring, teaching foundational literacy and numeracy, giving support and guidance to the educators, career counseling, mentoring students. The extensive field studies and analysis in India and the world clearly demonstrate that volunteers and community outreach programs have mobilized the community and are some of the key factors to fund and make the success of adult literacy programs. Or database of literate volunteers, retired scientists, government, semi-government employees, alumni, and educators will be created for this purpose. Yes, somebody just mentioned very rightly कि आजकल PM श्री schools को बढ़ावा दे रहे हैं. Play-based and activity-based teaching in early childhood care and education. तो जैसे हम ECCE कहते हैं, अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि एक बच्चे का 85% संज्ञानात्मक विकास 6 वर्ष की आयु के अंदर हो जाता है। तो जब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास 6 वर्ष के अंदर हो जाता है, तो हमें उसे मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम स्किल्स, मैक्सिमम फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमेरेसी उस तक पहुंचा देनी है, और हमें उसे बाल वाटिका या प्रेप स्टेज के लिए अच्छा शिक्षण भी देना है। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे को हम टेक्स्ट बुक से ओवरलोड नहीं कर सकते, टेक्स्ट बुक, नोटबुक। बच्चे को हमें प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से स्कूल में अट्रैक्ट करना है। बच्चे की सोशल स्किल्स, बच्चे की लाइफ स्किल्स, बेटर लर्निंग आउटकम्स, यही सब देखते हुए उसे आगे बढ़ावा देना है ताकि एनरोलमेंट रेशियो कम ना हो जाए। अब जो शिक्षक है, ऐसे बच्चों, ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक भी शिक्षक पात्रता टेस्ट के पास किए हुए शिक्षक होने चाहिए, जिनके अंदर भी कुछ कॉम्पिटेंसीज होगी जो उन्हें सक्षम बनाते हैं। तो एक ऐसे सक्षम शिक्षक हमारे पास होने चाहिए जो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग प्रोपाउंड करेंगे इन बच्चों में, ट्रेडिशनल असेसमेंट को छोड़कर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड असेसमेंट्स पर ध्यान देंगे, जो कि CBSE ने इस साल 50% ऑफ द पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड करवा दिया है। स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव टूल्स होंगे, और 20% इंटरनल असेसमेंट तो है ही क्लास 10 तक। डिजाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज टू एक्वायर लर्निंग आउटकम्स। करिकुलम को हम कम कर देते हैं टू द कोर मिनिमल, ताकि रोट लर्निंग या रट्टा मारना बंद हो जाए,
और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ जाए। अगर हम बच्चे को एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं तो उस कॉन्सेप्ट के आधारित बच्चा कितने भी प्रश्न कहीं से भी कर पाएगा, पर यदि वो कॉन्सेप्ट को ही रट कर आएगा तो उसे कॉन्सेप्ट का मीनिंग नहीं पता, वो उसे अप्लाई नहीं कर पाएगा। Promoting sport integrated and art integrated learning in the classroom for holistic development. तो अब हम केवल रोट लर्निंग या लेक्चर मेथड नहीं कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, आर्ट इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक डेवलपमेंट, टॉय बेस्ड पेडागोजी एंड स्टोरी टेलिंग एज अ पेडागोजी का भी प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने आज आपको सत्यकाम की कहानी का एक संक्षिप्त सारा बताया, वैसे ही आप भी क्लास में स्टोरीज बताकर बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो एनईपी के हम की प्रिंसिपल्स को यदि देखें तो देयर इज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट इन करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी, equity and inclusion. These are the cornerstones of all education material and decisions. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी मैंने बताया, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स की ओर से वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होगा। कम्युनिटी में प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी होंगी साथ में गवर्नमेंट के। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली फॉर दिव्यांगजन। अब दिव्यांगजन जो है, दिव्यांग स्टूडेंट्स जो कि CWSN कैटेगरी है, उनके लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज बना रहेगा। Emphasize conceptual understanding rather than rote learning. Recognize the unique capabilities of every student. Focus on critical thinking and creativity. And assessments will be with continuous review and regular assessments. They will be 360-degree progressively regular assessments. अब जब हम ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो पहले क्या था, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में हम ग्रेड 1 to 10 एंड +2 11 12, तो 10 + 2 + 3 स्ट्रक्चर फॉलो करते थे। अब NEP 2020 के हिसाब से स्ट्रक्चर ही बदल दिया, 5 + 3 + 3 + 4 हो गया। 5 मतलब 3 वर्ष आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के, 2 वर्ष क्लास 1 and 2 के, then that makes 5 years of school. The next 3 years will be classes 3, 4 and 5, which are of the ages 8 to 11 years. The next 3 will be class 6, 7 and 8, which are the age group of 11 to 14 years. And the last group of 4 years is grade 9, 10, 11 and 12, which is the age group of 14 to 18 years. तो जो फर्स्ट एज ग्रुप है 5 का, उसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जहां मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। सेकेंड ग्रुप है जिसे हम प्रेपरेटरी स्टेज कहते हैं, वहां प्ले वे, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग, अंतःक्रिया से लर्निंग होता है। मिडिल स्टेज जो है ग्रेड 6 to 8 वाला, वहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग चलती है एंड बच्चे को साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज के साथ एक इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। जबकि जो फाइनल स्टेज है वहां फोकस रहता है क्रिटिकल थिंकिंग, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। ये बार बार मैं कहती हूँ, शिफ्ट टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। अर्ली चाइल्डहुड को भी हमने एक बार देख ही लिया है। अब यहाँ देखिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी टू बी अचीव्ड बाय ग्रेड 3, जहां हम कह रहे हैं बाय ग्रेड 3 यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल स्किल्स हो रहा है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी भी हो रही है। हम लोग सब दीक्षा पर अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर, दीक्षा, निष्ठा, इन्हीं कोर्सेस
पर के आधारित। और ये भी हमें क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को इन कोर्सेज को निकालने की, गवर्नमेंट ने एक सर्वे लिया था जहां अक्रॉस बोर्ड्स उन लोगों ने बच्चों को एक स्तर नापने की प्रक्रिया करी, जहां पर उनको पता चला कि बच्चे बेसिक रीडिंग, जिसे हम फाउंडेशनल लिटरेसी कह रहे हैं, बेसिक 1 सेंटेंस पढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, या नंबर्स में वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि ग्रेड 3 तक तो आ ही जाने चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना या काउंटिंग करना। तो 60 से 70% बच्चे ये नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये FLN मिशन बनाया। फिर बुक प्रमोशन, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी formulated, and public and school libraries would be expanded. Early learning and focus on reading, writing, and mathematics also happened. 3-month play-based school preparation module for all grade 1 students. It's being implemented now. National repository for high quality teaching learning resources on Diksha is already created. School libraries, including digital libraries to be leveraged, has also already happened. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और नेट अटेंडेंस रेशियो को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। तो कुछ स्टेप्स आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि इसमें एड ऑन जो है वो लास्ट पैरा है कि स्कोप ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी ब्रॉडन टू फैसिलिटेट मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग, open and distance learning will be given importance. NIOS and national open schools will be expanded and strengthened. तो NEP का फोकस बार बार क्या हो रहा है? पेडागोजी पर। पेडागोजी मतलब पढ़ाने का तरीका। पढ़ाने का तरीके आप बता रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, यानी नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इग्नो सिलोस बन चुका है, जहां पर कोई सब्जेक्ट अकेला नहीं पढ़ा जा रहा है। हिस्ट्री पढ़ाओगे तो हिस्ट्री के कनेक्शन में हम मैथ्स भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे, लैंग्वेजेस भी पढ़ेंगे। स्टोरी टेलिंग, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, इन सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ये क्रिटिकल थिंकिंग से ही बनता है। No silos, no compartments between subjects. There will be no curricular, no co-curricular, no extracurricular points or subjects. Everything will be curricular. Emphasis on digital literacy according to computational thinking, ethical and moral reasoning, and promotion of multilingual teaching. तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर हम अभी थोड़ी ही देर में आएंगे, बट ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स है उसे आप एक बार देख ले। साइंटिफिक टेम्पर, कोलैबोरेशन, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, हेल्थ एंड फिटनेस, जिसे हम स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस भी अब कहने लग गए हैं, social responsibility and ethics. These are the basic 21st century skills which we need to develop in the students as educators, as schools, as institutions. New subjects have been introduced: design thinking, machine learning, AI, organic living. Grade 6 to 8 is now having a year-long vocational courses on carpentry, electrics, metal, gardening, pottery. And state and local communities will decide which subject which school can offer. The schools also have the freedom to take a choice on which skill and vocational subjects they wish to introduce. Math is no longer going to be called math. It's going to be called mathematics and computational thinking. And right from the foundational stage, it's going to be using puzzles, games, coding,
and mathematics will soon become a more enjoyable and a fun subject than the petrifying high maths pass karna hai. You know, that kind of a thing. Emphasis on vocational education. तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 10 बैगलेस डेज. अब बच्चों को एक पूरे वर्ष में 10 दिन ऐसे रहेंगे जहां बैग नहीं लानी है, बैगलेस आना है स्कूल. पर तब करना क्या है? स्कूल आके खेल कूद तो ठीक है कर ही लेंगे, पर बिना बैग के बच्चे आएंगे और इंटर्नशिप करेंगे. कहाँ करेंगे इंटर्नशिप? अलग अलग स्किल्स में, गार्डनर्स, कारपेंटर्स, पेजेंट्स, आर्टिस्ट, पॉटर्स, और ये वोकेशनल सब्जेक्ट सीखेंगे राइट अप टू ग्रेड 12. वोकेशनल कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सीख पाएंगे. बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होगा, and 50% of the learners shall have access to vocational education. अब नॉलेज ऑफ इंडिया, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को भी फोकस किया जा रहा है. पहले के जमाने में हम इसे एंशिएंट इंडिया कहते थे, इसे हम हेरिटेज ऑफ इंडिया भी कहते थे, पर अब इस चीज को इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कहा जा रहा है, जहां फोकस दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट्रीज, लाइमलाइट में लाया जा रहा है important celebrities of the time period, communities, tribes, traditions. Health education में हम देख रहे हैं mental health and well-being, nutrition, personal and public hygiene, first aid, detrimental effects of alcohol, tobacco and other drugs. अब मल्टीलिंगुअलिज्म की बात जब करते हैं तो NEP ने मातृभाषा पर फोकस किया है. मातृभाषा या होम लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज NEP ने कहा है कम से कम बच्चे को ग्रेड 5 या प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 में एजुकेशन दिया जाए. और एक लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के नामक एक फन एक्टिविटी 11 दिसंबर को प्रतिवर्ष किया जाता है. तो मल्टीलैंग्वेलिज्म में हमें पता चलता है कि शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस and English is not one of them, but English is an associate official language. But there are 780 languages in the country using 86 different scripts, and we have come to know that there are certain languages that did not make it to the Schedule 8 of the Indian Constitution and could not be one of the 22 languages. So there is a language in Khasi and Garo Hills of Meghalaya, which is spoken by 50 million people, but it has not made its name there. There's another language like Odisha. Alone is a home to 44 tribes and 44 tribal languages. So they've not made their way to the Schedule 8. The Linguistic Survey of India reckons that 220 languages have died, and there are languages like Saimar in Tripura, which are down to their last 7 speakers. आखिरी 7 लोग व्यक्ति इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. साइमर त्रिपुरा में है ये भाषा. भाषा को प्रिजर्व करने के लिए भी हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करना होगा. मल्टीलिंगुअलिज्म में से होता क्या है? 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग अच्छे से करना. So multilingualism empowers individuals and transforms societies. ये हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मिलता है. तो आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स भी अब बनाई जा रही हैं जो कि सभी भाषाओं में प्राप्त हो जाएंगी. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, होम लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज और मदर टंग, 1 इंडियन लैंग्वेज to be used. Indian Sign Language is being promoted. Indian Sign Language
language is the one used by the physically disabled, the deaf, the mute, and the visually impaired. ये बात हम पहले भी देख चुके हैं कि बच्चा जो सबसे पहला शब्द बोलता है वो होता है माँ, और माँ की भाषा मातृभाषा। मातृभाषा में अध्ययन बच्चे को करने देना चाहिए। अब लैंग्वेज लर्निंग भी कैसा होगा? इंजॉयबल, फन लविंग होना चाहिए, अंतःक्रिया के साथ, कॉन्वर्सेशनल, रीडिंग राइटिंग सब करवा के। और इसको पढ़ाने के लिए भी हमें हार्वर्ड गार्डनर की 8 इंटेलिजेंस का प्रयोग करना चाहिए, और आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, थिएटर, इन सब का प्रयोग करके एक अलग अप्रोच से, गेम से भाषा को पढ़ाना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेजेस को भी एनईपी ने कहा है हम प्रिजर्व करेंगे। संस्कृत को भी 2 लेवल में हम सिखाएंगे, और अलग भाषा, ग्रामर, मैथ, फिलोसफी, पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर, आप लेफ्ट में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कितने सब्जेक्ट्स के साथ हम क्लासिकल लैंग्वेज को भी कनेक्ट करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं, स्टूडेंट्स विल स्टडी मैथ एंड साइंस फ्रॉम बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स। एंड मल्टीभाषी दिवस जो कि 11 दिसंबर को आता है, तब लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, कॉमन फोनेटिक्स, कॉमन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सोर्सेज ऑफ वोकैब एंड यूनिटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज का हम बढ़ावा देंगे। Besides 2 Indian languages, the child has the opportunity to learn 1 foreign language from Korean, Japanese, Thai, French, German, Spanish and Russian. इन 6-7 भाषाओं में से बच्चा कोई भी अपनी पसंद की एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। आप क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाए, हायर लेवल लैंग्वेज पढ़ाए, फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड, आपको जॉयफुल ही एक्सपीरियंस देना है बच्चों को। फिर भाषा संगम नाम का एक इनिशिएटिव एक भारत श्रेष्ठ भारत की वेबसाइट पर हमें मिलता है। मल्टीलिंगुअल होने के लिए हम ऐसा मल्टीलिंगुअल कैलेंडर भी बच्चों को दिखा सकते हैं, क्लास में रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था संस्कृत विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं संस्कृत थ्रू संस्कृत STS एंड सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत SSS। अब मल्टीलिंगुअल रिसोर्स स्ट्रेटेजी में आप देख सकते हैं हम ऐसे सॉफ्ट बोर्ड्स बना सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं, रोल प्ले, इंटर हाउस कॉम्पिटिशंस, म्यूजिक, ड्रामा, बहुत कुछ करवा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, गेम्स, सॉफ्ट बोर्ड बनवा सकते हैं, एक ही शब्द को अलग अलग भाषाओं में लिखवा कर। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम 2 मिनट से ज्यादा नहीं बिताएंगे समय। ये एक संस्कृत ट्रांसलेशन है, आपको मुझे इसका ओरिजिनल हिंदी मूवी डायलॉग बताना है। उत्थापाय रे भगवन माम नई मोद्वय उत्थापाय। उठा ले रे बाबा मुझे नहीं इन दोनों को। यस, कौन सा मूवी है? फिर हेरा फेरी। परफेक्ट। अब ये देखिए, ये दूसरा वाला डायलॉग ट्रांसलेट कीजिए, इसका ओरिजिनल हिंदी डायलॉग बताइए। पूर्वम हृदयाघात हृदय भवति स्म अधुना वृक्क भवति। पहले हार्ट अटैक हार्ट में होता था, अब किडनी में भी होने लग गया है। तो ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, आपको भी शायद स्माइल आ रही होगी अब। तो ऐसे तरीके होते हैं पेडागोजी के, जब हम बच्चों में भी ये मुस्कुराहट का माहौल बनाकर फन लविंग वे में उनको ये पढ़ा सकते हैं। मित्रम अनुत्तीर्णम भवति चेत खेदः किंतु प्रथम क्रमांकेण उत्तीर्णश्चेत अतीव खेदः। बताइए।
थ्री इडियट्स का ही डायलॉग है, दोस्त अनुत्तीर्णम चेत, दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, पर यदि फर्स्ट आ गया तो और भी ज्यादा दुख होता है, राइट? चलिए आज के सेशन से घर जाने से पहले हम क्विकली कुछ संस्कृत सीख कर जाते हैं, ताकि मंडे जब आप अपनी कक्षाओं में जाए, स्टाफ रूम में जाए, तो सबके साथ आप संस्कृत में भी बात कर पाए। मम नाम डैश अस्ति, अपना नाम बताइए वहां पर। मम नाम डैश अस्ति, तो मम नाम ख्याति अस्ति। अहम मुंबई नगरे वसामि, आप पाटलिपुत्र नगरे वसामि। अहम अध्यापिका अस्ति, अहम गोपी बिरला मेमोरियल विद्यालये पाठयामि। यहाँ आपकी स्कूल का नाम होगा। अब ये देखिए साइन लैंग्वेज से हमने बना रखे हैं कुछ चित्र, आपको इसमें से कौन सी कविता है उसको आइडेंटिफाई करना है। Yes, it is Johnny Johnny. Johnny Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling lies, no papa, open your mouth, ha ha ha. देखा, बढ़िया। तो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या होगा? डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस होंगी, फ्री अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज नॉलेज, feeling of global citizenship, learning processes become complex and time consuming, but growth of knowledge and liberal attitudes of the students. Benefits for personal growth: inculcate tolerance and respect, increase vocabulary, increase job opportunities, connect communities, right? फिर आया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जो कि 2023 में ही निकला है। एनसीएफ जैसे हम ऐसे कहते हैं, टेक्स्ट बुक्स भी निकल चुकी है। असेसमेंट में शिफ्ट हो गया रट्टा मारने से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, योग्यता बेस्ड असेसमेंट। बोर्ड एग्जाम होगी ग्रेड 3, 5, 8, 10 एंड 12 पर। रिपोर्ट कार्ड जो हम लंबा चौड़ा एक बुकलेट बनाते थे, अब हो गया होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, और आप ये देख सकते हैं ग्राफिक, कितनी चीजें उस एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में समावेश की जाएंगी। अब नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्कूल एजुकेशन नैक से देखेगा कि हम असेसमेंट सही कर रहे हैं कि नहीं, कोलैबोरेशंस बिटवीन स्कूल्स एंड बोर्ड्स, असेसमेंट पैरामीटर्स पैटर्न सब पर चेक रखेगा। टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में भी बीएड बिकेम अ 4-year इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, एंड अब डायरेक्ट ग्रेड 12 के बाद बीएड कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो 2 years बीएड, and if you've done your bachelor's with a master's, then a 1-year BEd. और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंडेटरी हो जाती है एनईपी से, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा कंपल्सरी हो जाती है एनईपी के आने से। अब एनईपी ने भारत सरकार, एनईपी के द्वारा भारत सरकार शिक्षकों को हर फेज में सपोर्ट कर रहा है, प्रेपरेशन, रिक्रूटमेंट,
transfers in the classroom and professional development जहां हमारा अब मिल रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बारी जो चल रही है वहां पर हम देख रहे हैं कि 50 घंटे कंपल्सरी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करके शिक्षकों को सक्षम बनाने की बारी आज की है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा सबको देनी है, जेंडर बायस नहीं करना है, सोशो कल्चरल आइडेंटिटीज पे फोकस नहीं करना है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज कि बच्चा गांव से आया है कि शहर से, एबल्ड है कि डिसेबल्ड है कि CWSN है, हमें वो फोकस नहीं करके समावेशी शिक्षा पर फोकस रखना है। रिसोर्सेस को भी हमें एफिशिएंटली बांटने हैं। अब CBSE इनिशिएटिव्स हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन बन चुका है, स्क्वा जो लगा है SQAAF लग चुका है, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, सफल इम्प्लीमेंट हो चुका है, ग्रेड 3, 5 एंड 8 में सफल टेस्ट होती है। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स में आज हम और आप बैठे हैं, अपने आप को सक्षम बना रहे हैं। Art integration, sports integration, principles as pedagogical leaders, preparation of annual pedagogical plans, implementation of experiential learning pedagogies, math and Sanskrit at 2 levels, and 9 vocational courses of 12-hour duration for grade 6 to 8 have all been implemented. Competency base पर हम बात काफी कर चुके हैं। CBSE इनिशिएटिव्स में आर्यभट्ट गणित चैलेंज, हेरिटेज इंडिया क्विज, EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत एक्टिविटी, साइंस क्विज, साइंस एग्जीबिशन, खेलो इंडिया, एक्सप्रेशन सीरीज, रेडियो रीडिंग चैलेंज, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जब 3 वर्ष हुए तो हमने देखा कि मोबाइल ऐप बना फॉर कंसल्टेशन फॉर द NCF, जिसमें नागरिकों, करोड़ों नागरिकों का साथ मिला। 200 वर्चुअल लैब्स बने जहां लाखों स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जुड़े हैं। NDO कंप्लायंट विद्या समीक्षा केंद्र बने हैं जहां विस्तृत डेटा कलेक्शन हो रहा है। विद्या अमृत पोर्टल बन चुका है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट निष्ठा 4.0 लग चुका है। मास्टर ट्रेनर्स, बच्चे भी बन रहे, टीचर्स भी बन रहे, प्रिंसिपल्स भी बन रहे, और आजकल तो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भी चल रही है। तो दीक्षा एंड निष्ठा पोर्टल्स आर गुड। स्कूल इनोवेशन पॉलिसी में स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर्स भी बन चुके हैं लोग। क्रिएटिविटी इन आइडिएशन एंड इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू एज स्किल्स। तो जो ऑक्यूपेशंस नए आने वाले हैं, पुराने ऑक्यूपेशंस को हटाकर उनकी स्किल्स हमें बच्चों को देनी है। इंडिया हैज बिकम द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। स्किल हब्स इनिशिएटिव लागू हो चुका है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे हम स्किल हब इनिशिएटिव कहते हैं। मार्केट लिंक्ड ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग बाय की इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जहां पर लाखों उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। लिंकिंग वोकेशनल एजुकेशन विथ हायर एजुकेशन, वहां पे नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट, ITIs, PMKK और जन शिक्षण संस्थान, IGNOU, अनेकों MOUs भी साइन हो चुके हैं। और फाइनली लॉन्च ऑफ IKS और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स मेला एट ICTE। नॉर्मली जुलाई एंड में ये मेला होता है, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ही तो चलता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा मिला है। कलाशाला इनिशिएटिव को 750 स्कूल्स में अपनाया गया है। तो इसी के साथ I make my humble submission to all of you brilliant educators
to Patliputra Sahoday School Complex, to Dr. Rajiv Ranjan Sinha and Insha Rahman ma'am, and to Sri Tarun Kumar sir, Joint Secretary CBSE, who's connected all of us to this wonderful platform. Thank you very much and Shubh Ratri. If you have any questions or feedback for me or a comment, please leave it in the chat box. I'll be happy to answer. तो 5 बज चुके हैं और आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर कभी जरूर आइएगा और हमें ऐसा मौका भी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।